Good morning and namaste, and welcome to the today's session, which is for business news analysis for 60th June 2025. इसमें हम थोड़ी सी न्यूज़ कवर करेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड तीनों न्यूज़ ली गई हैं बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट एंड इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर से. ओके, सो फर्स्ट ऑल ऑफ अस इज़ अवेयर दैट ईरान और इसराइल के बीच में बहुत बड़ी टेंशन है. आपस में काफ़ी कुछ फाइट्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है बोथ द साइड्स. सो उसकी वजह से इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एरिया है वहाँ पे काफ़ी कुछ हलचल होती है. जैसे ईरान जो है वो बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, तो आपने देखा होगा कि ऑयल के रेट्स जो है इस टाइम डेफिनेटली हाई जाएंगे क्योंकि सप्लाई वहाँ से शॉर्ट हो जाएगी. तो इस तरह की बहुत सारी टेंशन्स होगी. और चूंकि इसके अलावा गोल्ड की प्राइस को भी इम्पेक्ट करेगा. और अभी आपने देखा ही होगा कि अभी गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई विच इज़ 1 लाख और 1,000 रुपये, 1,01,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो चुका है. सेकेंड, जो इंडिया में अभी अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, एंड सेकेंड उत्तराखंड में भी जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. तो इन तरह की न्यूज़ से क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं तो वो अवॉइड करते हैं फ्लाइंग करना. ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. तो इसके हिसाब से जो डोमेस्टिक एयर सेगमेंट है, एविएशन सेगमेंट, उनके में जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा प्राइस कट होगा. अभी आप देखेंगे तो जो इन कंपेरेटिवली जो प्राइसेस पहले चल रहे थे फ्रॉम प्लेस ए टू बी आप ट्रैवल करने के लिए, वो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा कम होगा. तो उससे क्या है कि बिजनेस जो है उन पर्टिकुलर एयरलाइन कंपनीज का वो भी डाउन होगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को अफेक्ट करती है. एंड इफ़ेक्टिवली शुक्रवार को, फ्राइडे को, मार्केट ने एक डाउन टर्न देखा है. सेकंड, जो मेटल है, मेटल के स्टॉक्स, उसमें भी आपने थोड़ा सा डाउन देखा होगा. रीज़न बीइंग कि अदानी का जो इन्वेस्टमेंट है इसराइल में, पोर्ट में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सारे अफेक्ट होंगे. रीज़न बीइंग कि ईरान ने इसराइल के पोर्ट वगैरह पे अटैक किया है, जो अल्टीमेटली जो लॉसेस है उस कंट्री को एंड एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर है वो दोनों को इक्वली भुगतना पड़ेगा. और चूंकि ऐसे टेंशन्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान हो चुका है, इसराइल और हमास का कंटिन्यूस चल रहा है, इसराइल एंड ईरान अभी और हो गया है, रशिया एंड यूक्रेन का बहुत लंबे टाइम से चल रहा है. तो इस तरह से टेंशन से क्या होता है कि हर एक कंट्री अपने आप को थोड़ा सा अनसेफ फील करता है. तो अनसेफ फील करने के टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसी अगर सरकमटेंसेस बनते हैं तो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ तो वो अपने लिए जो हथियार बोले या डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बोले उनके लिए उनका स्टॉकिंग करते हैं. तो इस हिसाब से जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसमें डेफिनेटली एक राइज अपने को देखने को मिलेगा. तो ये है एज ऑफ नाउ द अपडेट्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी. सेकेंड न्यूज़ आज की देख लेते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस से रिलेटेड. आईपीओ अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में रफली 1.4 लाख करोड़ रुपीस के आईपीओ पाइपलाइन में है, जिसमें ऑलमोस्ट 72 कंपनीज जो है उनके जो आईपीओ के प्रपोजल है वो सेबी ने अप्रूव कर दिए हैं. सेबी, यू ऑल आर अवेयर दैट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक मॉनिटरिंग बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की साइड से, जो आईपीओज वगैरह जो रहते हैं स्टॉक मार्केट को ओवरऑल पूरा मॉनिटर करता है. तो अभी एनएसडीएल और एचडीबी फिनेंशियल, इन दोनों के बड़े आईपीओस अभी लॉन्च होने हैं. ऑलमोस्ट मतलब फाइनल हो चुके हैं, तो वेरी सून ये दोनों लॉन्च होने वाले हैं. एनएसडीएल आपको पता ही है, ये एक डिपॉजिटरी है और इंडियन जो स्टॉक मार्केट है तो इनकी जो भी होल्डिंग्स वगैरह होती है उनका इनका बिजनेस है एनएसडीएल का. जो हम डीमेट अकाउंट वगैरह जनरली बोलते हैं, तो डीमेट अकाउंट एक अपने ब्रोकर के पास होता है, लेकिन जो होल्डिंग होती है उसकी वो सारे की सारी एनएसडीएल के पास होती है. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज हैं.
तो NSDL अभी IPO के साथ आ रहा है और एक्सपेंशन कर रहे हैं। और HDB फिनेंशियल वो HDFC बैंक का एक सब्सिडरी यूनिट है, क्योंकि एक हद तक पहुंचने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट करने होते हैं ताकि वो उनका एक्सपेंशन और बढ़ाया जा सके। तो HDB जो है वो HDFC बैंक का ही एक तरह से सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न कंपनी हो गई, जिसमें ऑलमोस्ट 95% स्टॉक, मोर देन 95% स्टॉक जो HDFC बैंक का ही है स्टेक। तो ये दोनों IPOs है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन IPOs देन यू कैन सीक फॉर बोथ द IPOs एंड हैव अ लुक ऑन इट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड AI में देख लेते हैं। वैसे तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, एप्पल के जितने भी डिवाइसेस आते हैं, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स, सॉरी जो लैपटॉप्स होते हैं, उन सभी में एक श्री करके आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक सेल्फ गाइडेड एक हम देख सकते हैं रोबोट काइंड ऑफ थिंग, सेल्फ गाइडेड वो रहता है। हम जैसे भी उनको वॉइस इनपुट देंगे तो वॉइस इनपुट के अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं, ऑपरेशंस मूवमेंट करते हैं। मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, या जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं उन सभी में। तो एप्पल अभी AI को और भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही एडवांस लेवल पे उसको डेवलप करने वाला है, जो कि अगेन इन तीनों प्लेटफॉर्म्स, इन तीनों डिवाइसेस में वर्क करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी चल रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वो ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि एप्पल को डिज़ाइन इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं कि AI पे इतना कुछ फोकस करके वो एक तरह से कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए। अभी मेटा ने भी एक AI पावर्ड वीडियो एडिटिंग एक टूल जो है वो डेवलप किया है, जो मेटा के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पे अपने को देखने को शॉर्टली मिलेगा, और वहीं से डायरेक्टली हम वीडियो वगैरह की एडिटिंग कर पाएंगे। ऐसा करके मेटा का एक AI पावर्ड वीडियो एडिटिंग जो टूल है वो उन्होंने डेवलप किया है। एविएशन और जो सेफ्टी है उसमें ऐसा है कि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद DGCA जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो काफ़ी कुछ मतलब एग्रेसिवली इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, और उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस अभी क्रिएट किए हैं। जितने भी एयरलाइंस है सभी के लिए मिनिमम कुछ जो प्लेन को प्री चेकिंग के रहते हैं वो सभी प्रॉपर चेक किए जाए। और स्पेसिफिकली जो टाटा का जो ये है एयर इंडिया के जितने भी विमान हैं बोइंग के, उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, और ये सारे कंपलसरी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। और टाटा का जो एविएशन रिवाइवल प्लान था, ये भी काफ़ी उससे अब अफेक्ट होगा, क्योंकि अब इतना इजीली ये मूव नहीं कर पाएंगे। उसको लेके बहुत सारे प्री कंसर्न्स है, वो प्री कंसर्न्स क्लियर करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड कुछ कर पाएंगे। लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर हम देखें तो न्यूज़न IT टेक्नोलॉजी एक जो है उनका एक ट्रेडमार्क है न्यूज़न, जिस पे अभी जजमेंट आया है, और ये न्यूज़न जो सॉफ्टवेयर है उनके फेवर में गया है। तो जनरली क्या होता है कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम होता है जिसका पर्टिकुलरली वो कंपनी जब किसी प्रोडक्ट के साथ लॉन्च होती है तो बहुत सारा डेवलपमेंट होने के बाद क्या है कि उसका एक ट्रेडमार्क होना बहुत कंपलसरी हो जाता है। रीजन बीइंग कि जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं और वो जब मार्केट में हिट हो जाती है, मार्केट उसके नाम से रेवेन्यू जनरेट करने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर बहुत सारे मिस यूजेस भी हो सकते हैं। तो उसकी कोई भी मिस यूज ना हो, ओरिजिनल जो कंपनी है जिसने ट्रस्ट बिल्ड किया है उसका पूरा बेनिफिट उन्हीं को मिले, इसके लिए एक ट्रेडमार्क की पॉलिसी रहती है जो कि कंट्री लेवल पे रहती है मोस्टली। तो अभी एक न्यूज़न नाम का जो ट्रेडमार्क था उस पे एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। वो अभी न्यूज़न सॉफ्टवेयर के फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया है कि वो एक्चुअल जो ओनर है उसके वो
न्यूजन है, और न्यूजन सॉफ्टवेयर उसको ये कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। कंज्यूमर एंड ऑटो इंडस्ट्री में अगर देख लेते हैं तो जो प्रीमियम सेगमेंट है फोर व्हीलर्स में, उसमें लग्जरी के जो ईवी व्हीकल्स हैं उसमें 66% का हमने को ये ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब पिछले साल जनवरी से मई तक जो सेल था, कंपैरेटिवली इस साल का जो जनवरी से मई तक का सेल है मर्सिडीज बेंज का, स्पेसिफिकली जो ईवी व्हीकल्स हैं, बैटरी बेस्ड गाड़ियां हैं, उसमें उन्होंने 66% का ग्रोथ नोटिस किया है। रफली 2000 एंड कुछ समथिंग जो गाड़ियां उन्होंने सेल की है। एंड स्कोडा एट द सेम टाइम जो है वो अभी अपने जो एसयूवी व्हीकल्स हैं उसमें वो ऑटोमेशन लाने का पूरा उन्होंने प्रपोजल क्रिएट किया है। तो मोस्टली अभी जो स्कोडा का जो फर्दर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं एसयूवी में, वो सारे के सारे ऑटोमेशन पे रहेंगे। जैसे कि अगर गाड़ी को आप हाथ से नहीं करके अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे बाय वॉइस तो भी कर देंगे कि स्कॉडा प्लीज ऑन माय हेडलाइट, देन ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। यू मे आस्क दैट स्कॉडा प्लीज प्ले एफएम फॉर मी, तो एफएम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। यू मे आस्क लाइक स्कॉडा प्लीज पुट माई एसी ऑन नंबर 3, तो ऐसा करके जो इन द सेंस ये सारे के सारे ये ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं कि ऑटोमेटिकली आप मतलब इन द सेंस आप वॉइस से कमांड दे के भी करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑटोमेशन में ये भी होता है कि जैसे आगे आपका कोई व्हीकल चल रहा है, अदर व्हीकल चल रहा है, तो अगर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कुछ है कि आप मतलब कुछ नींद आ गई है ऐसा कुछ है तो ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली स्क्वाड अगर ऑटोमेशन मोड में है तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा कि जो आप मेरे आगे वाली गाड़ी है उससे मेरे को कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। तो अगर आप ब्रेक नहीं भी लगाए तो स्कॉटा विल ऑटोमेटिकली ब्रेक योर व्हीकल एंड विल मेंटेन दी डिस्टेंस ऑफ 10 फीट रफली। ये सारे के सारे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सो यू कैन हैव अ क्लियर आई मीन क्लैरिटी ऑन इट। नेक्स्ट हम कल से जो कुछ देखेंगे न्यूज़ वगैरह, वो थोड़े सेक्टर वाइज देखेंगे तो उसमें क्या थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। तो इंडिया का जो जीडीपी है उस जीडीपी में सबसे बड़ा जो स्टेक है वो सर्विस सेक्टर का है, और वो कितना है, वो है 54.72%, और इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती है। एट द सेम टाइम उसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 32% है। इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो 32% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसमें मोस्टली क्या क्या कवर होता है, उसमें ट्रेड कवर होता है, फिर होटल्स वगैरह कवर होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती हैं। और इंडस्ट्री सेक्टर का अगर हम देखें तो उसका 27.62% कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में, और ओवरऑल जितने भी लोग वर्क करते हैं उसमें से 25% जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, माइनिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आती है, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में आती हैं। फिर थर्ड देखें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स हैं, तो उनका जो इंडियन जीडीपी है उसमें 17.66% का कंट्रीब्यूशन है। एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, रफली 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर देता है। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से आधे लोग तो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं वो इन दोनों में काम करते हैं। और एग्रीकल्चर में मोस्टली देखें तो एग्रीकल्चर आती है, एंड फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग एंड लाइव स्टॉक, ये सारे जो है वो सब आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If there is anything you want to ask me, you can just write to me on my email address, that is ranus.kkc@gmail.com. Thanks. Have a good day.